अमीरी और गरीबी की शुरुआत वहीं होती है। मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था जहां सुबह की शुरुआत अखबार, चाय और खर्चों की चिंता से होती थी। मेरे पिताजी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, एकदम ईमानदार, सादा जीवन, उच्च विचार वाले, अपने जीवन के हर फैसले में सुरक्षा को प्राथमिकता देते थे। वे कहते थे कि बेटा, अगर जिंदगी में सुरक्षित रहना है तो पढ़ाई ही तेरा असली हथियार है। पढ़ और इतना पढ़ कि तुझे एक दिन कोई पक्की सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि नौकरी ही एक ऐसा जरिया है जो तुझे हर महीने एक सुनिश्चित वेतन देगा और फिर एक दिन पेंशन भी। यही सोच उनके पूरे जीवन की धुरी थी। वहीं दूसरी तरफ मेरे सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन के पिताजी थे, महेश वर्मा। वे स्कूल ज्यादा नहीं गए थे, बस 10वीं पास, लेकिन उनके पास जो था वह किताबों से नहीं आता, अनुभव, जोखिम लेने की हिम्मत और पैसा कैसे सोचता है इसकी गहरी समझ। वे व्यवसाय करते थे, किराना स्टोर, 2 रेंटल प्रॉपर्टीज और एक छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे पैसा कमाने नहीं, पैसे को बढ़ाने में विश्वास रखते थे। मैं जब अर्जुन के घर जाता था तो वहां एक अलग ही वातावरण होता था। वहां पैसों की बात डर के साथ नहीं बल्कि योजना के साथ होती थी। निवेश, रिटर्न, किराया, मार्केट की चाल, ये सब बातें सामान्य थीं। मुझे ये सब बहुत रोचक लगता था, क्योंकि मेरे घर में पैसों की बातें केवल कम पड़ रहे हैं से शुरू होती थी और कैसे चलाएंगे पर खत्म हो जाती थी। मैं खुद 2 दुनियाओं के बीच फंसा हुआ महसूस करता था। एक तरफ मेरे पुअर डैड यानी मेरे पिताजी, जो हर महीने की 1 तारीख का इंतजार करते थे और हर 30 तारीख को चिंता करते थे, और दूसरी तरफ रिच डैड यानी अर्जुन के पिताजी, जो कहते थे कि अगर पैसा महीने की शुरुआत और अंत में डर दे तो वह पैसा तुम्हारा मालिक है, और अगर वही पैसा तुम्हें समय और आज़ादी दे तो तुम उसके मालिक हो। इस सोच ने मेरे अंदर एक हलचल पैदा कर दी। मैं समझना चाहता था कि पैसा असल में क्या होता है, सिर्फ कमाई, खर्च और बचत नहीं, बल्कि उससे आगे क्या। तभी एक दिन अर्जुन के पिताजी ने मुझे कहा कि अगर तू सच में जानना चाहता है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं तो मेरे स्टोर में काम कर। पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सीख मिलेगा वो तुझे कहीं नहीं मिलेगा। मैंने तुरंत हाँ कह दिया, लेकिन जब मैंने ये बात घर पर बताई तो जैसे बवंदर आ गया। पिताजी बोले, क्या हमारी हैसियत इतनी गिर गई कि हमारा बेटा अब दुकान पर खड़ा रहेगा? लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे? लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा सवाल ये नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। मेरा सवाल था, क्या मैं वैसा ही जीवन जीना चाहता हूँ जैसा मैं अपने घर में देख रहा हूँ? मुझे उस सीमितता से बाहर निकलना था, और इसका रास्ता किताबों की पढ़ाई नहीं, जीवन की पढ़ाई से था। स्टोर पर पहला दिन था। मैं सुबह 7 बजे पहुंचा। दुकान खुली थी लेकिन ग्राहक नहीं थे। रिच डैड वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा, आज से तेरी असली पढ़ाई शुरू। उन्होंने पूछा, बता पैसा क्या होता है? मैंने जवाब दिया, पापा कहते हैं कि पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो फर्क है, मेहनत जरूरी है लेकिन सोच के साथ। नहीं तो पूरी जिंदगी मेहनत करके भी लोग गरीब रह जाते हैं। उन्होंने कहा, पैसा 2 चेहरे लेकर आता है, डर और लालच। लोग नौकरी करते हैं डर के कारण और फिर उसी सैलरी के लालच में फंसे रहते हैं। वो अपनी जिंदगी की चक्की में पिसते रहते हैं। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं वो डर और लालच को पहचानते हैं और उसके ऊपर सोचते हैं। उन्होंने एक कागज उठाया और उसमें 2 कॉलम बनाए। एक तरफ लिखा एसेट और दूसरी तरफ लायबिलिटी। बोले, इस दुनिया में 2 ही तरह की चीजें हैं जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती हैं और जो पैसा निकालती हैं। एसेट वह है जो पैसा लाता है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड, बिजनेस। और लायबिलिटी वह है जो पैसा खा जाती है, जैसे कार की EMI, क्रेडिट कार्ड का ब्याज, महंगे फोन। मैंने पहली बार इन शब्दों को सीरियसली समझा उस दिन शाम को जब मैं घर लौटा तो पिताजी बोले, दुकान पर क्या सीखा? और जब मैंने एसेट लायबिलिटी की बात बताई तो वे बोले, ये सब बकवास है, असली कमाई सिर्फ डिग्री से होती है, डिग्री ही सम्मान देती है। लेकिन मेरा मन अब इन पुराने विचारों से ऊपर उठने लगा था। मुझे एहसास हो गया था कि सम्मान और डिग्री अलग चीजें हैं और स्वतंत्रता और सोच उससे भी अलग। अब मेरा हर दिन स्टोर में सीखने और समझने में बीतने लगा।
मैं सिर्फ सामान बेचता नहीं था, मैं ग्राहकों की मानसिकता पढ़ता था, उनके खरीदने के पैटर्न समझता था। कैसे एक सेल्समैन बातों से खरीदार को राजी करता है, कैसे डिस्काउंट और मूल्य निर्धारण काम करता है, यह सब मेरे लिए किसी एमबीए से कम नहीं था। कुछ ही महीनों में मैंने देखा कि मेरी सोच बदल रही है। अब मैं पैसे को एक नंबर की तरह नहीं, एक सिस्टम की तरह देखने लगा था, और यह बदलाव मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई बनने वाली थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी हो रही थी। बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद घर में सबको बस एक ही चिंता थी कि अब मैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं, इंजीनियरिंग करूं या सरकारी नौकरी की तैयारी। पापा का सपना था कि मैं आईएएस बनूं, और इस सपने में कोई खलल ना आए, इसलिए उन्होंने मुझे एक नामी संस्थान में कोचिंग के लिए भेजना तय किया। लेकिन मेरे भीतर कुछ और ही चल रहा था। रिच डैड की बातें अब मेरी सोच का हिस्सा बन चुकी थी। मुझे अब वो किताबें ज्यादा खींचती थीं जो पैसा, सोच और स्वतंत्रता की बात करती थी, न कि सिर्फ परीक्षा और अंक की। मैंने उनसे कुछ किताबें ली, रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन, थिंक एंड ग्रो रिच, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये सब पढ़ते हुए मेरी आंखें खुल रही थी। मैं समझ रहा था कि असली अमीरी डिग्री में नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की हिम्मत और पैसा चलाने की कला में होती है। लेकिन जब मैंने घर पर ये विचार रखे तो जैसे भूचाल आ गया। पापा बोले, ये सब किताबें तुझे बिगाड़ रही हैं, ये सब अमीरों की बातें हैं, हमारे जैसे लोगों को तो रोटी, कपड़ा, मकान देखना चाहिए। लेकिन मेरे मन में सवाल था, अगर अमीरों की सोच नहीं अपनाई तो क्या हम जीवन भर गरीबों की तरह ही सोचते रहेंगे? क्या गरीब रहना हमारी नियति है? क्या ये चक्र कभी टूटेगा नहीं? मैंने फैसला किया कि मैं कोचिंग छोड़ दूंगा और एक छोटा सा ऑनलाइन ब्लॉग शुरू करूंगा जहां मैं फाइनेंशियल सोच, पैसे की शिक्षा और युवाओं के आर्थिक निर्णयों पर लिखूंगा। ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि आसपास सबका कहना था कि तू पागल हो गया है। लेकिन मुझे यकीन था कि ये रास्ता भले लंबा हो, लेकिन सच्चा है। मैंने 5,000 रुपए से एक लैपटॉप लिया, फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अपना पेज बनाया और रोज रात को एक पोस्ट लिखता। विषय होते थे, नौकरी से ज्यादा जरूरी है स्वतंत्रता, ईएमआई की गुलामी से आजादी, बचत से अमीरी नहीं आती, निवेश से आती। आ गया। पापा बोले, ये सब किताबें तुझे बिगाड़ रही हैं, ये सब अमीरों की बातें हैं, हमारे जैसे लोगों को तो रोटी, कपड़ा, मकान देखना चाहिए। लेकिन मेरे मन में सवाल था, अगर अमीरों की सोच नहीं अपनाई तो क्या हम जीवन भर गरीबों की तरह ही सोचते रहेंगे? क्या गरीब रहना हमारी नियति है? क्या ये चक्र कभी टूटेगा नहीं? मैंने फैसला किया कि मैं कोचिंग छोड़ दूंगा और एक छोटा सा ऑनलाइन ब्लॉग शुरू करूंगा जहां मैं फाइनेंशियल सोच, पैसे की शिक्षा और युवाओं के आर्थिक निर्णयों पर लिखूंगा। ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि आसपास सबका कहना था कि तू पागल हो गया है। लेकिन मुझे यकीन था कि ये रास्ता भले लंबा हो, लेकिन सच्चा है। मैंने 5,000 रुपए से एक लैपटॉप लिया, फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अपना पेज बनाया और रोज रात को एक पोस्ट लिखता। विषय होते थे, नौकरी से ज्यादा जरूरी है स्वतंत्रता, ईएमआई की गुलामी से आजादी, बचत से अमीरी नहीं आती, निवेश से आती है। धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ने लगे, कमेंट्स आने लगे और मुझे एहसास हुआ कि लोग सुनना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई दिशा ना देता। इसी दौरान मैंने अपने पहले बिजनेस का विचार किया। एक पुरानी स्कूटर 2,500 रुपए में खरीदी, उसे साफ कराया, थोड़ा मरम्मत कराई और 3,800 रुपए में बेच दी। मुनाफा छोटा था, लेकिन आत्मविश्वास बहुत बड़ा था। यह पहला मौका था जब मैंने पैसे को अपने लिए काम करते देखा। अब मेरा दिमाग घूमने लगा, मुझे हर पुरानी चीज में अवसर दिखने लगे। पापा बोले, यह सब कब तक करेगा, कोई ठोस काम पकड़। लेकिन रिच डैड ने कहा, यह शुरुआत है, असली खेल अब शुरू हुआ है। उन्होंने एक बार मुझे अपने ऑफिस बुलाया और एक सफेद बोर्ड पर 4 शब्द लिखे, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, और कहा, यही है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। दुनिया के सारे लोग इन 4 कोनों में बंटे हुए हैं। ज्यादातर लोग ई और एस में फंसे होते हैं, यानी नौकरी करने वाले या खुद का छोटा काम करने वाले। लेकिन असली आजादी बी और आई में होती है, जहां बिजनेस सिस्टम चलता है और पैसा बिना मेहनत के बढ़ता है। उन्होंने कहा, अगर तू बी और आई में पहुंच गया तो पैसे के लिए कभी काम नहीं करेगा, पैसा तेरे लिए काम करेगा। ये सुनकर मेरे अंदर एक बिजली दौड़ गई। मुझे अब अपना रास्ता साफ दिखने लगा था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। मैंने कुछ पैसों से एक किराए का ऑफिस लिया और डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू किया। सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, लोगो डिजाइन,
छोटे व्यापारियों के लिए वेबसाइट बनाना, ये सब मैं खुद सीखता और करता। शुरू में क्लाइंट नहीं मिले, फिर कुछ मिले तो पैसे नहीं दिए, कुछ ने काम लेकर मुकर गए, लेकिन मैं डटा रहा। हर हार को मैंने सीखा, हर धोखे से खुद को और मजबूत किया। अब मेरे पास 2 स्कूल थे, एक जो मैंने छोड़ा था और एक जो मैं जी रहा था, असल जीवन का स्कूल। मैंने सीखा कि बिजनेस केवल प्रोडक्ट बेचने का नहीं, विश्वास कमाने का खेल है। एक दिन पापा बोले, बेटा ये सब कब तक करेगा, उम्र निकल जाएगी और कुछ हाथ नहीं आएगा। मैंने चुपचाप उनके हाथ में एक किताब दी, रिच डैड पुअर डैड, और कहा कि जब वक्त मिले पढ़ लेना। उन्होंने नाराज होकर किताब वापस रख दी, लेकिन मेरे पास समय नहीं था नाराजगी की परवाह करने का। मैं अब अपनी रफ्तार में था। इसी दौरान मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू किया। SIP, म्यूचुअल फंड, डिविडेंड, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये सब मेरे लिए अब गहराई से समझने लायक विषय बन गए थे। मैंने एक छोटी सी रकम से SIP शुरू की, बस 500 रुपए महीने से। पापा हंसे, बोले इससे क्या होगा, लेकिन मैंने कहा यह आदत है और आदत ही अमीरी की नींव बनती है। धीरे धीरे मैं बिजनेस से कमाई का एक हिस्सा बचाकर निवेश करने लगा। पैसे को जमा पूंजी की तरह नहीं, सेना की तरह समझने लगा, जो मेरे लिए काम करती है। अब मेरे पास एक लक्ष्य था, पैसिव इनकम, यानी ऐसा पैसा जो मैं कमाए बिना हर महीने आता रहे। और यह सपना अब कल्पना नहीं, वास्तविकता बनने लगा था। बिजनेस चल पड़ा था, थोड़ा थोड़ा पैसा भी आने लगा था। मैंने 2 क्लाइंट्स और जोड़े, एक वेबसाइट बनाई, एक छोटे बिजनेस के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स तैयार किए। काम बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही मेरी लालच भी। मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि बड़ा काम किया जाए। एक दोस्त ने मुझे एक बड़ी डील के बारे में बताया, एक नया ई-कॉमर्स स्टार्टअप जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए एजेंसी ढूंढ रहा था। अगर मैं वो प्रोजेक्ट पकड़ लेता तो पूरे 6 महीने का फिक्स कॉन्ट्रैक्ट मिलता और लाखों की कमाई हो सकती थी। मैं बहुत उत्साहित था, लेकिन मेरे पास उस लेवल का अनुभव नहीं था, ना ही टीम थी। फिर भी मैंने कहा, हाँ कर दूंगा, ये सोचकर कि किसी तरह सीखते सिखाते कर लेंगे। डील साइन हुई, मैंने बाहर से लोग हायर किए, एडवांस पेमेंट भी लिया और काम शुरू कर दिया। पहले 2 हफ्ते सब सही चला, फिर क्लाइंट की डिमांड्स बढ़ने लगी, फिर बदलाव, फिर शिकायतें, फिर डेडलाइन, फिर धमकियां, और एक दिन उन्होंने डील कैंसिल कर दी। साथ ही कहा कि जो एडवांस दिया था वो वापस करें, नहीं तो लीगल नोटिस भेजेंगे। मेरे पास पैसे नहीं थे, जो टीम हायर की थी वो भी पेमेंट मांग रही थी, ऑफिस का किराया भी बाकी था। ये मेरी पहली बड़ी हार थी। मैं टूट गया था, लगा कि सब कुछ गलत हो गया। घर में बताने की हिम्मत नहीं थी। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और चुपचाप बैठा रहा। घंटों तक सोचता रहा, क्या मैं गलत था, क्या पापा सही थे, क्या मुझे वही करना चाहिए था जो सब करते हैं, एक नौकरी, एक पक्की तनख्वाह, एक स्थिर जीवन। लेकिन तभी मुझे रिच डैड की वो बात याद आई जो उन्होंने तब कही थी जब उनका ट्रांसपोर्ट बिजनेस एक बार घाटे में चला गया था। उन्होंने कहा था, हर बिजनेस में 2 चीजें होती हैं, लाभ और पाठ। लाभ तुझे आगे बढ़ाता है और पाठ तुझे टिकाए रखता है। मैंने अपनी डायरी निकाली और उस डील से जो जो गलतियां हुई थीं वो एक एक करके लिख डाली। बिना तैयारी में कूदना, टीम को चेक ना करना, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, सब कुछ। अगली सुबह मैं रिच डैड के पास गया। उन्होंने मेरी आंखें देखी और बिना कुछ पूछे बोले, अच्छा है तू गिरा, अब असली सीख शुरू होगी। उन्होंने कहा, ये जो आज तू महसूस कर रहा है ना, डर, शर्म, गुस्सा, यही वो जगह है जहाँ से विजेता निकलते हैं। क्योंकि जो इस भावनात्मक तूफान से बाहर निकल जाता है वही असली खिलाड़ी बनता है। उन्होंने मुझे एक टेबल पर बैठाया और कहा, चल अब एक प्लान बनाते हैं। उन्होंने एक कागज लिया और लिखा, फ्रीडम प्लान। फिर बोले, एक आदमी अमीर तब बनता है जब उसकी पैसिव इनकम उसकी ज़रूरतों से ज़्यादा हो जाती है। यानी अगर तुझे जीने के लिए हर महीने 25,000 चाहिए और तेरे एसेट से हर महीने 30,000 आ रहा है तो तू फ्री है। अब तुझे किसी के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा, तेरा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, फ्री होना चाहिए। मैंने उनसे पूछा, लेकिन शुरुआत कैसे करें? उन्होंने कहा, छोटे कदम, बड़ी दिशा। उन्होंने कहा, अपनी स्किल्स को सिस्टम में बदल, ऐसा सिस्टम जो तेरे बिना भी चल सके। जैसे टेम्पलेट्स बेच, वीडियो कोर्स बनाना शुरू कर, ब्लॉग को मोनेटाइज कर, क्लाइंट से प्रोजेक्ट बेस पर नहीं, रिटेनर बेस पर काम ले, और जो पैसे आए उन्हें खर्च मत कर, निवेश कर। मैंने उनकी हर बात को एक चेकलिस्ट की तरह नोट किया। अब मेरे पास लक्ष्य था, दिशा थी, और सबसे बड़ी बात,
अनुभव था। मैंने फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार बिना शोर के, बिना ज्यादा दिखावे के। सिर्फ एक बात दिमाग में थी, स्टेबल सिस्टम बनाना है। मैंने अपने ब्लॉग को एसईओ से सजाया, कुछ ऑर्गेनिक क्लाइंट मिलने लगे, एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां मैंने पैसे की शिक्षा सरल भाषा में समझाना शुरू किया, जैसे एसआईपी क्या है, बचत और निवेश में फर्क, कैसे बनाए रेंटल इनकम, और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। कुछ समय में मैंने एक डिजिटल कोर्स तैयार किया, बिजनेस स्टार्ट करने की 21 स्टेप्स, और उसे वेबसाइट पर बेचना शुरू किया। हर बिक्री पर 499 का मुनाफा होता और रोज 2 से 3 बिक्री हो जाती, यानी हर महीने लगभग 40,000 रुपए बिना मेरी सक्रिय मौजूदगी के आ रहे थे। यह मेरे लिए चमत्कार जैसा था, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार ऐसा पैसा देखा जो मेरी नींद या छुट्टी के समय भी आता था। मैंने धीरे धीरे ऑफिस का साइज बढ़ाया, एक असिस्टेंट रखा, क्लाइंट्स को अब रिटेनर बेस पर काम देना शुरू किया और हर महीने के कम से कम 30% पैसे को एसआईपी, स्टॉक्स और गोल्ड में निवेश करता। अब मैंने एक और एसेट बनाना शुरू किया, रियल एस्टेट। मैंने शहर के बाहर एक छोटा सा प्लॉट खरीदा जो 6 महीने में दोगुने दाम का हो गया। फिर एक रेंटल स्टूडियो खरीदा जो हर महीने 9,000 रुपए का किराया लाने लगा। अब मैं देख पा रहा था कि कैसे पैसा एक बीज की तरह होता है जो सही जमीन, सही समय और सही सोच के साथ पेड़ बन सकता है। अब पापा भी थोड़े शांत हो गए थे। उन्होंने देखा कि मैं सिर्फ सपना नहीं देख रहा, कुछ बना रहा हूँ। एक दिन उन्होंने चुपचाप आकर पूछा, एसआईपी क्या होती है बेटा? और मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वही पापा थे जो कहते थे कि ये सब किताबें बकवास हैं, अब वही पूछ रहे थे। मैंने उन्हें पूरा समझाया, उनका भी एक मंथली एसआईपी प्लान शुरू करवाया। अब मुझे वो दिन याद आने लगे जब मैं उलझा हुआ था 2 सोचों के बीच, एक जो कहती थी नौकरी पकड़ लो और एक जो कहती थी खुद की राह बना लो। और अब मुझे समझ आ गया था कि जीत हमेशा उस सोच की होती है जो डर से ऊपर उठ जाती है। जब हर महीने नियमित रूप से पैसा आने लगा तो एक अलग ही तरह का अहंकार भीतर पनपने लगा था। एक ऐसा अहंकार जो बहुत चुपचाप आता है, वह जो कहता है अब तुझसे बेहतर कौन। मुझे लगने लगा था कि अब सब आसान हो गया है, पैसे की भाषा समझ ली है, सिस्टम बना लिया है, निवेश भी हो रहा है और नाम भी। लोग अब मुझे सोशल मीडिया पर युवा प्रेरक कहने लगे थे, इंटरव्यू आने लगे थे, स्कूल कॉलेज में बुलाया जाने लगा। मुझे लगा था यही तो सफलता है। लेकिन तभी रिच डैड ने एक दिन कहा, असली परीक्षा तब शुरू होती है जब पैसा आता है, क्योंकि अब तेरी लड़ाई गरीबी से नहीं लालच से है। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। एक आदमी के पास सोने की खान लग गई थी। वो रोज थोड़ा सोना निकालता और बाजार में बेचता, लेकिन एक दिन उसे लालच आ गया कि क्यों ना सब एक साथ निकाल लूं और करोड़पति बन जाऊं। उसने खुदाई बढ़ा दी, मशीनें लगाईं, लेकिन जल्दबाजी में चट्टानें खिसक गईं और पूरी खान दब गई। रिच डैड ने कहा, तेरा सिस्टम अभी कच्चा है, तू अगर लालच में फंसा तो खो बैठेगा वो जो अब तक बना है। मैंने उनकी बात समझी और फौरन अपने पूरे सिस्टम का ऑडिट किया। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सा काम स्थायी है, कौन अस्थायी, किस पर ध्यान देना चाहिए और किसे छोड़ना चाहिए। फिर मैंने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा खर्चों के लिए, दूसरा निवेश के लिए और तीसरा लर्निंग के लिए, क्योंकि रिच डैड हमेशा कहते थे जब तू कमाना शुरू करे तब सीखना बंद मत करना, वरना तू वही रुक जाएगा। इस बीच मैंने एक नई आदत शुरू की, हर हफ्ते एक किताब पढ़ना और हर महीने एक ऑनलाइन कोर्स करना, जिससे मेरी सोच और अधिक व्यावसायिक और रणनीतिक होती चली गई। अब मैंने अपनी सर्विस को एजेंसी में बदल दिया। एक टीम बनाई जिसमें डिजाइनर, राइटर और मार्केटिंग एक्सपर्ट थे। हम अब क्लाइंट्स को सिर्फ काम नहीं, सॉल्यूशन देने लगे और इसी कारण हमारी फीस भी दोगुनी तिगुनी हो गई। अब मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहा था, मैं हर क्लाइंट को ऐसे देखता जैसे वो मेरा खुद का बिजनेस है। इसी दौरान मैंने एक चीज और महसूस की, समाज की नजरें बदलने लगी थी। जो लोग पहले ताने देते थे अब तारीफ करने लगे थे। जो रिश्तेदार कहते थे कुछ ठोस कर लो, अब पूछते थे भाई हमारे बेटे को भी गाइड करो। लेकिन साथ ही कुछ पुराने दोस्त कटने लगे थे। उन्हें लगता था मैं अब घमंडी हो गया हूँ। और यही वो समय था जब मैंने अकेलापन महसूस करना शुरू किया। तब रिच डैड ने कहा, ये समय है अपना सर्कल बदलने का।
अगर तू 5 ऐसे लोगों के साथ समय बिताता है जो ग्रोथ में विश्वास रखते हैं तो तू भी बढ़ेगा। मैंने ये नियम तुरंत अपनाया। 5 नए मेंटर्स बनाए, कुछ ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, कुछ नेटवर्किंग से, और उन्हीं से सीखकर मैंने एक और चीज शुरू की, ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स, मनी प्लानर्स, कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन मॉडल। अब मेरी इनकम 7 अलग अलग जगहों से आ रही थी, यूट्यूब, वेबसाइट, कोर्स, एजेंसी, निवेश, किराया और एफिलिएट मार्केटिंग से। और अब हर महीने की मेरी कमाई उस सरकारी नौकरी से कहीं ज्यादा थी जिसका सपना मेरे पापा ने देखा था। एक दिन पापा ने कहा, तू सही था बेटा, मैंने तुझे समझा नहीं। और मैंने कहा, नहीं पापा, आप भी सही थे, आपने मुझे अनुशासन और ईमानदारी सिखाई, वही मेरी नींव बनी। उस दिन पहली बार उन्होंने मेरे रिच डैड से हाथ मिलाया और दोनों मुस्कुराए, मानो दो विरोधी ध्रुव एक बिंदु पर मिल गए हों। मुझे लगा अब मैं उस जगह पहुंच रहा हूं जहां सिर्फ पैसा नहीं, संतुलन भी है, सीख भी है और सेवा का भाव भी है। क्योंकि अब मैं खुद लोगों को फ्री में पैसे की शिक्षा देता था, गांव के बच्चों को ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने का एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। और तभी मुझे एहसास हुआ कि असली अमीरी तब है जब आप किसी और के जीवन में मूल्य जोड़ सको बिना बदले की उम्मीद के। और उसी दिन मैंने तय किया कि अब मेरा अगला लक्ष्य है 1000 युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। क्योंकि जो मैं बना हूं वो इसलिए बना क्योंकि किसी ने मुझे समय दिया, शिक्षा दी और उस सोच को अपनाने दिया जो परंपरा से अलग थी। मेरे जीवन का वो चरण आ गया था जहां सिर्फ पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं रह गया था। अब एक मिशन था, 1000 युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। मुझे अब समझ में आ चुका था कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, असली अमीरी सोच में होती है, आत्मविश्वास में होती है और उस क्षमता में होती है जिससे आप किसी और का जीवन बदल सकें। मैंने एक डिजिटल प्रोग्राम शुरू किया, फ्रीडम फॉर यूथ। इसमें युवाओं को फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, साइड हसल्स और माइंडसेट की ट्रेनिंग दी जाती थी। पहले बैच में सिर्फ 27 बच्चे आए, लेकिन जब उन्होंने अपनी कमाई शुरू की तो बात फैल गई। अगली बार 100 से ज्यादा लोग जुड़ गए, फिर 500, फिर 1000 और मेरे मिशन का पहला पड़ाव पूरा हो गया। उस दिन मैंने अपने दोनों पिता को बुलाया, पुअर डैड और रिच डैड, और उन्हें मंच पर बैठाकर कहा, अगर ये दो सोचें मेरे जीवन में ना होती, एक अनुशासन और संघर्ष की और दूसरी निवेश और स्वतंत्रता की, तो मैं अधूरा रह जाता। पापा की आंखें भर आईं और रिच डैड सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, जैसे हमेशा मुस्कुराते थे। लेकिन उन्होंने जो कहा वो आज भी मेरे जीवन का मूल मंत्र है। पैसे से आज़ादी मिलती है, लेकिन उद्देश्य से अर्थ मिलता है। अगर सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो एक दिन खाली हो जाओगे, लेकिन अगर उद्देश्य के पीछे चलोगे तो पैसा खुद आएगा। उस दिन से मैंने हर दिन का एक हिस्सा केवल सेवा के लिए तय किया। गांवों में जाकर बच्चों को पढ़ाना, ऑनलाइन फ्री सेशंस लेना और उन लोगों को गाइड करना जो संघर्ष कर रहे हैं। अब मेरे लिए पैसा सिर्फ एक टूल था, एक साधन, ना कि लक्ष्य। और यही मुझे रिच डैड की बात याद आई, पैसा बनाना आसान है, पैसा संभालना मुश्किल है, लेकिन सबसे मुश्किल है पैसे से दूसरों के लिए कुछ करना। आज जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो पाता हूँ कि मैंने एक ऐसी यात्रा की है जहाँ दो ध्रुव थे, एक तरफ सुरक्षित भविष्य का डर, दूसरी तरफ स्वतंत्र जीवन का साहस। एक तरफ परंपरागत शिक्षा थी, दूसरी तरफ असंप्रदायिक अनुभव। एक तरफ वह पिता थे जो चाहते थे मैं नौकरी करूं, दूसरी तरफ वो जो चाहते थे मैं नौकरी दूं। और मैं इन दोनों के बीच खड़ा वो युवा था जो कभी डरता था, कभी गिरता था, लेकिन सीखता रहा। और आज जब कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो मैं कहता हूँ मेरे दो पिता। क्योंकि अगर एक ने मुझे संघर्ष करना सिखाया तो दूसरे ने समझाया कि कैसे उस संघर्ष को अवसर में बदला जाए। एक ने मुझे पढ़ाई दी, दूसरे ने समझ। एक ने कहा जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहो, दूसरे ने कहा जो चाहिए उसे बनाओ। एक ने कहा खर्च मत करो, दूसरे ने कहा सही जगह खर्च करो। और यही दो विरोधी विचार मिलकर मुझे वो बना गए जो आज हूँ, स्वतंत्र, उद्देश्यपूर्ण और सच्चे अर्थों में अमीर। इसीलिए आज मैं हर युवा को एक ही बात कहता हूँ, अपने जीवन में दो सोचों को जगह दो, एक जो तुम्हें जड़ से जोड़े और दूसरी जो तुम्हें उड़ने दे। तभी तुम जमीन से जुड़े रहकर भी आसमान छू सकोगे। यही इस पूरी यात्रा का सार है, यही इस कहानी का अंतिम वाक्य है। सिर्फ अमीर मत बनो, सार्थक बनो। क्योंकि जब तुम्हारा पैसा दूसरों का जीवन बदलने लगे तब असली सफलता मिलती है।